नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। और आज मैं बीकानेर से रौनक व्यास बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की तमाम समस्याओं, यहाँ के मुद्दे और यहाँ की जनता का क्या रुझान है, ये जानने के लिए पहुंचा हूं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं, बीकानेर अपने नमकीन, भुजिया और यहाँ की मिठाई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये तंग गलियां आपको रोम सा एहसास कराती है। यहाँ की हवेलियां पूरी दुनिया में विख्यात है। और इन तंग गलियों के बीच आज हम निकलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीकानेर पश्चिम की जनता आखिर क्या सोचती है। तो चलिए लिए चलते हैं कि पिछले 5 सालों में बीकानेर पश्चिम में नेताओं ने जिन वादों के हवाले वोट लिए, क्या वो धरातल पर आ पाए कि नहीं। इन तमाम सवालों के बाद हम लिए चलते हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो लिए चलते हैं आपको बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। हमारी खास पेशकश नेताजी के एग्जिट पोल में हम जानने पहुंचे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर जनता का क्या सोच है। बीकानेर चूंकि अपनी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और अभी हम मौजूद है बीकानेर के आचार्यों के चौक में। तस्वीर आप देख सकते हैं। पाटा संस्कृति बेहद पुरानी संस्कृति है। एक वक्त था जब इन पाटों पर बैठकर लोग पंचायत किया करते थे, देश विदेश की बातें, और आज भी वो संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। उसकी झलक यहाँ देखने को मिलती है। जब लोग अपने घरों पर लौटते हैं काम से तो पहले इन पाटों पर बैठते हैं और शहर के साथ साथ देश और दुनिया की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में बीकानेर शहर में क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, यहाँ के जनरल मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है। बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे श्रीमाली जी? देखिए, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आखिर बीकानेर की जन समस्याएं क्या है, जिनको लेकर आपको लगता है कि काम किया जा सकता है, बीकानेर का विकास होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता रहा है, क्या कहेंगे? बीकानेर को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विकास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ यूथ हमारा सबसे ज़्यादा पिछड़ गया है। तो इस शहर के अंदरूनी भागों की अगर हम बात करें तो बीकानेर के यूथ को वापस चेतना लाना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि जो वो अभी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से हैं। तो इस विषय पर हम सरकारों पर नहीं, हमारे समाज के जो लोग ये पाटे की हम बात करते हैं, इन पाटों पर वापस आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं उनसे आपको आगे बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। तो विकास की अगर पहली कड़ी मानूं तो मैं यूथ को मानता हूं। तो यूथ को सजग करने का ये पाटा बहुत सहयोग करेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो बीकानेर ने बहुत कुछ दिया है। बीकानेर ने ऐसे ऐसे महानुभावों को दिया है जो विश्व पटल पर अपना नाम कायम कर रखे हैं। उन चीज़ों को हमारे आज के यूथ को वापस इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो वापस उस दिशा में आए, तो बीकानेर में बहुत विकास की संभावनाएं हैं। अच्छा, हम लोग जो पाटा संस्कृति की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर चर्चाएं होती थी, कोर्ट लगती थी। क्या है ये संस्कृति? बीकानेर चूंकि हालांकि पूरी दुनिया में तो यहाँ के किले, हवेलियों और भुजियों के लिए फेमस है। देखिएगा, पाटा वैसे तो मैं यूं कहूँ एक साइंटिफिक तरीका भी बताता हूँ। आज के ज़माने में भी अगर हम बात करें तो हमारे इस हैप्पी इंडेक्स को अप करता है, क्योंकि जब हम बहुत तनाव और इन सब चीज़ों से होते हैं तो जब इस पाटे पर आते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि हम हर तरह की बात करते हैं। तो ये जो पाटा है महाराजा गंगा सिंह जी के समय से ही चलता आ रहा है और उन्होंने तो विशेष तौर पर इस पर बहुत सारी सुविधाएँ दी थी। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाता था, राजा लोग मानते थे। और आज भी हम परंपरा का निर्वहन करते हैं। वो परंपरा क्या थी कि यहाँ जो हमारे शहर के अंदरूनी पाटों पर जो चीज़ें होगी उसको फाइनलाइज करने का जो मोहर लगती है वो महाराजा सिंह जी, गंगा सिंह जी वगैरह जो लगाते थे। तो बात को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, ये पाटे बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। और मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर बात करता हूँ तो बीकानेर में अगर ये पाटे हैं तो बीकानेर का हैप्पी इंडेक्स इसी कारण अप है। और मैं वापस वही यूथ पर आना चाहूँगा कि यूथ को भी कहना चाहिए कि वो अपना हैप्पी इंडेक्स अप करें ताकि उन सब चीज़ों से दूर हो जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत में करता हूँ। सर, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव बेहद करीब है। जिन मुद्दों को लेकर नेता आपके बीच पहुंचे थे, उन समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? बीकानेर की जो परिस्थिति आज भी 1980 से लेकर आज तक, एक व्यक्ति चुनाव लड़ा उन्होंने और यहाँ तक पहुँचे वो, और बड़े बड़े पोस्टों पर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा और अन्य जयपुर और भी कई ऐसे हमारे जो ज़िले हैं उनको देखते हुए बीकानेर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जितनी समस्याएं क्या क्या मुख्य तौर पर बड़ी समस्याओं की बात करें? मैंने क्या कहा आपको, इंडस्ट्री यहाँ नहीं है,
यहाँ पे आपको जो रेल समस्या, जो रेल गेट का जो समस्या है, वो आज तक भी पूरा नहीं हो रहा है। तो बरसों तक ये इधर उधर की बातें करते रहे, कभी केंद्र सरकार के पाले में डालते, कभी राज्य सरकार के पाले में डालते, और इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। देखिए, पार्टी की बात से हटकर अगर हम बात करते हैं तो गोकुल प्रसाद जी के बाद में आज भी एक भी ऐसा नेता नहीं है। हाँ, नंदू महाराज चूंकि आम आदमी से जुड़े हुए थे, लेकिन गोकुल प्रसाद जी ने जो बीकानेर की जनता के लिए जो कार्य किया था, आज तक वैसा नेता है ही नहीं। अब नए आदमी की जरूरत है हमें, ऐसे आदमी। अब जब नेता पहुंचेंगे, चुनाव करीब है, जब वोट मांगेंगे तो किन मुद्दों की बात रखने वाले हैं आप? युवा, सबसे पहले युवा, जरूरत युवाओं को है। हम लोग मैं आज भी ये बताऊं, पढ़ा लिखा होने के बावजूद बीकानेर से जाकर और कलकत्ता रह रहा हूं 25 साल से, और हर मेला जैसे रामदेव जी का पुंद्रसेरी यहाँ आते हैं, और चुनाव होता है तो भी एक शौक रहता है, क्योंकि पाटा संस्कृति आप जो हम इसको मानते हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ बड़े से बड़ी पोस्ट वाला और एक चपरासी भी है, वो एक साथ बैठता है। यहाँ पर आकर वो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं कि ये बड़ा अफसर है और ये चपरासी है, सबसे बड़ी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? आपके तो बाल सफेद हुए, पूरी जिंदगी देखी है आपने बीकानेर में। अगर बात करें मुख्य समस्याओं की, जिन मुद्दों को लेकर 5 साल पहले नेता आए थे, क्या समस्याओं का समाधान हुआ? वो ये बाईपास मुद्दा बड़ा मुद्दा है। बाईपास नहीं हुआ है, अंडरपास नहीं हुआ है, गैस के लिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का नहीं बन पाए हैं, काफ़ी मुद्दे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि पाटे पे बैठकर यहाँ की संस्कृति को समझूं और यहाँ के लोगों के बीच बैठकर जानने की कोशिश करूं कि आखिर यहाँ के लोग किन मुद्दों को लेकर इस साल चुनाव देने वाले चुनाव में वोट। मैं बातचीत करता हूं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब पाटे पे बैठते हैं तो चर्चाएं होती है, और चर्चा का विषय ये है कि आखिर बीकानेर का विकास कैसे हो। बीकानेर का विकास तो ये रेलवे फाटक है, उसकी समस्या हो, सड़कें बने, नालियाँ बने, और युवा है वो ऐसे ही भटक रहे हैं, पढ़े लिखे, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को नौकरी मिले। क्या कहेंगे सर, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग तो यंगस्टर्स हैं, तो कहते हैं कि अब देश तो युवाओं का है। युवा क्या सोच रहा है? परिवर्तन होना चाहिए और राजनीति में युवा आने चाहिए और युवाओं को ही टिकट मिलनी चाहिए। और जो मोदी जी हैं उनका भी यही सपना है कि युवा आना चाहिए, तो युवा ही आना चाहिए इसमें। आप क्या कहेंगे सर? आप लोग पाटे पे बैठते हैं, 500 साल पुरानी संस्कृति है, लेकिन अब क्योंकि वक्त बदला है तो संस्कृति के साथ साथ क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि विकास होना चाहिए? एकदम, हर कोई युवा ही यही चाहता है कि विकास होना चाहिए। पिछले 40 वर्षों से ये रेलवे बाईपास कर रहे हैं, आज ये अंडरपास पर राजी हो गए। पिछले जब चुनाव की बात थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि टोल फ्री नंबर देंगे, जनता का सीधा जोड़ा हमसे हो जाएगा। आज तक हम टोल फ्री नंबर का इंतजार कर रहे हैं। ये जब बिजली का निजीकरण हुआ था तब इन्होंने नत्थू सीट पर धरना दिया था हमारे विपक्षियों ने कि भाई जैसे हम सत्ता में आएंगे और अगर मैं मंत्री बना तो कल्ला साहब है वो ऊर्जा मंत्री भी बने। उसके बाद भी आज तक निजीकरण नहीं हटा। अब ये करके 20 साल का एएमयू था, तो आपको उस समय पता नहीं था कि 20 साल का एएमयू में जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, और ये आगे भी मूर्ख बनाएंगे। इस बार हम इनको जवाब देंगे, और हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो युवाओं को सर्वांगीण विकास की सोचे, उसके अलावा यूथ से जुड़ा रहे, और अगर रात को या 24 घंटे में कभी भी किसी काम पड़े वो युवा सबके साथ तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग मैं बातचीत करता हूँ, जानता हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव बेहद करीब है। बीकानेर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, तंग गलियां हैं यहाँ की, उनकी सड़कों का निर्माण की बात करूं, क्या कुछ काम हो पाया? काम बहुत सारे हुए हैं 5 सालों में, और हमें काम से कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्टि है। लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, वो है 99 से हम शिक्षक जो इंतज़ार करते हैं भर्ती का, वो करीबन 250 शिक्षक है, और 1999 में हमने फॉर्म भरे थे और आज तक हमारी नियुक्ति हुई नहीं है। कोई रोक नहीं है, सरकारी कोई न्यायालय रोक नहीं है। फिर भी हमारे इस मोहल्ले के 15-20 और पूरे राजस्थान पश्चिम, बीकानेर पश्चिम से करीबन 250 आदमी नौकरी के इंतजार बैठे हैं। तो हमारे अशोक गहलोत जी से, पीडी कल्ला जी से और समस्त मंत्रियों से एक ही बात है कि हमारी नौकरी हमें मिल जाती है, नियुक्ति तो चुनाव से पहले हम स्वागत करेंगे सरकार का। बिल्कुल। 5 साल में कुछ कामकाज हुआ इस शहर के भीतर के? आज भी वही मुद्दे कायम है जिनको लेकर हमेशा से वोट मांगे गए? जी नहीं, 5 सालों में क्यों, पिछले 50 सालों में बहुत काम हुआ है शहर के अंदर।
हेरिटेज को संरक्षण मिला है शहर के अंदर। और आप जो बात कर रहे हो कि रोम की तर्ज पे ये गलियाँ बसाई गई, तो आप यहाँ की तंग गलियों को देखेंगे जब आपको, तो आपको एहसास होगा कि इस बीकानेर शहर की स्थापना और बनावट जिस हिसाब से रखी गई, उससे दिनों दिन निखारा गया यहाँ के नेताओं द्वारा, यहाँ की पब्लिक द्वारा। हम लोग अभी शहर में घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारा पशु नजर आए, कहीं कुत्ते घूमते नजर आए, कहीं सांड घूमते नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब पर्यटक यहाँ पहुँचता है तो एक ऐसी तस्वीर लेकर जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे शहर पर भद्दा हो, दाग हो? बिल्कुल ये बात सही है आपकी, पर ये फेलियर नगर निगम का है। यहाँ भाजपा का बोर्ड है, यहाँ मेयर भाजपा का है, और ये उसका फेलियर है कि आवारा पशु जो हमें सड़कों पे दिखते हैं। सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं आवारा पशुओं के लिए की है। यहाँ नंदी गौशालाएं खोली गई हैं, निगम द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं की गई है। चूँकि प्रशासन काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारी बदनामी होती है। अच्छा, अब जब वोट मांगने के लिए नेता आएंगे आप लोगों के बीच, तो क्या कुछ रखने वाले हैं आप लोग? मुद्दा रखेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर मुद्दों पर ही लोग चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से काफ़ी मुद्दे हैं और काफ़ी जनमानस का जो सिस्टम ये कह रहा है कि जो भी मुद्दे पहले उठाए गए उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। हाँ, निश्चित रूप से मैं आपके GTV के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का उत्सव है। तो इस उत्सव में आम नागरिक को जागृत अवस्था में आकर ये देखना चाहिए कि चुनाव लड़ने वाले दावेदार कौन कौन हैं और उन दावेदारों में से किसकी ऐसी सोच है जो कि आम जन को लाभान्वित कर सकती है। हाँ, मैं किसी भी एक पक्ष का समर्थन न करते हुए ये बात जरूर कहूँगा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसे निश्चित रूप से 100% भागीदारी के साथ जो युवा चाह भी रहे हैं वो उसको निभाएं और एक दावेदारों को अपने मन स्तर के ऊपर, अपने मानसिक स्तर के ऊपर सोचें कि कौन सा दावेदार क्या दमखम रखता है, क्या सोच रखता है, क्या आम जन के प्रति भावना रखता है। ऐसा बीकानेर का यूथ समझ चुका है और निश्चित रूप से आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है बीकानेर के। अच्छा, क्योंकि बीकानेर धार्मिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक तौर पर अगर हम बात करें इस शहर की, कुछ और लोगों से बात करता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक तौर पर बीकानेर जाना जाता है, धार्मिक नगरी का, छोटी काशी के नाम से भी। उस लिहाज से अगर हम बात करें, कुछ विकास हुआ? सर, धार्मिक तौर पर कुछ खास विकास नहीं, जैसा हिसाब ने बताया कि सिर्फ वो एक धरोहर को सुरक्षित रखने का काम किया गया है। आज सर पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश भारत देश है, लेकिन इस भारत देश की यूथ ही आज इतनी ज़्यादा परेशान है। यूथ के लिए कोई सर विजन का काम कुछ नहीं हो रहा। जो भी आज सरकार आ रही है वो सिर्फ सरकार अपना खुद का एक फंडा लेकर आती है, उस फंडे तक सीमित रख रही है चुनाव को, उसके बाद उस फंडे को धीरे धीरे लोगों को बुलाने का काम कर रही है। लेकिन एक यूथ का विजन होना चाहिए। 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल जो बीते हैं, जो वादे करके नेता पहुंचे थे, अब सर 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप एक ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो सर कुछ भी नहीं हुआ। ये पार्टा संस्कृति है, यहाँ पर रोज बैठकर मुद्दा होता है, एक मुद्दे को लेकर बहस होती है, अंत में मुद्दे का सर रिजल्ट इतना ही आता है कि कुछ भी कर लो, रिजल्ट में जो चुनाव में टिकट मिलना है वो सिर्फ 2-3 परिवारों को मिलना है। ये सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2-3 परिवारों तक सीमित रह गई राजनीति। कोई नए इंसान को मौका नहीं मिल रहा, कोई नया आदमी अगर उभरना भी चाह रहा है तो उसको दबाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, लोग यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद करीब है और लोग ये चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो। जो लोग विकास की बात पर वोट मांगने आएंगे उन्हें वोट दिया जाएगा। अभी हम मौजूद है बीकानेर के कोटगेट इलाके में। आप देख सकते हैं किस तरह से शहर का मुख्य केंद्र है, हृदय स्थल माना जाता है और पुराने शहर में एंट्री गेट के तौर पर माना जाता है। कोर्ट की तरफ आने वाला एक दरवाजा, इसलिए इसका नाम कोर्ट गेट रखा गया। और अगर बात की जाए सबसे मुख्य समस्या की, जिस पर पिछले कई सालों से, दशकों से चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो है बीकानेर के इन रेलवे फाटकों की समस्या की बात हम लोग कर रहे हैं। जनता लगातार इससे त्रस्त है। दिन में 45 बार ये फाटक बंद होता है। शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली ये रेलवे लाइन है, जिससे लोग परेशान हैं। इन समस्याओं के मुद्दों को हम जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लोगों से, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए जिन नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, वोट मांगे थे, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानों में काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से जानकारी लूंगा, बातचीत करूंगा। भाई साहब, क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे लाइन पर आप बैठे हैं, रेलवे फाटक के पास में, जो नेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं, आप क्या कहेंगे? रेलवे फाटक की समस्या यहाँ कब से बनी हुई है, कितनी दिक्कतें हैं?